हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। क्रैक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2022 की सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं सेट 47। जैसे कि आपने देखा हम एंशियंट कर रहे थे, अब हम मेडिवल की तरफ थोड़े क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद हम कुछ करंट अफेयर्स भी देखेंगे। जैसा कि प्रॉमिस किया हुआ है कि जो सीरीज है वो जल्द खत्म हो जाएगी और 1000 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। यहाँ पे एनवायरमेंट, इकोलॉजी, करंट अफेयर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी सब कुछ का वाइड कवरेज होगा। जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं उन सबको बहुत वाइडली कवर किया जाएगा। आप इसके पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं 481 की। हम 480 क्वेश्चंस कर चुके हैं। 481st क्वेश्चन देखते हैं कि स्टेट ऑफ झांसी को ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बनाया गया था थ्रू विच ऑफ द पॉलिसी। आपको याद होगा एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी आई थी, है ना। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो थी उसमें ये कहा जा रहा था अगर आपके पास कोई भी लीगल हेयर नहीं है, मतलब अगर लेटर से कोई भी लीगल यहाँ पे हेयर बचता नहीं है, कोई भी ऐसा पर्सन आगे नहीं रह जाता किंग के बाद कि जो इस किंगडम को आगे बढ़ा सके, तो वो ब्रिटिश जो है एनेक्स कर लेगा। इनफैक्ट इसको लाया इसलिए गया था जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ दिस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्ट बन रहे थे। तो ये एक रीज़न था इस पूरे की पूरी पॉलिसी को, और झांसी को इसी की तरह बनाया गया था। अब चलते हैं विद रेफरेंस टू द कॉलोनियल रूल ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द फीचर ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। इसमें से कौन सा फीचर नहीं था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम का। देखिए सब्सिडरी ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी वॉज टू बी मेंटेन इन इंडियन स्टेट। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द सब्सिडरी ब्रिटिश आर्मी वॉज द ड्यूटी ऑफ इंडियन स्टेट। ठीक है, एक आपको सब्सिडरी आर्मी बनानी है, उसका खर्चा उठाना है। इंडियन स्टेट हैड टू कीप ब्रिटिश रेजिडेंट इन हर कैपिटल। बात बिल्कुल सही है। इंडियन सोल्जर्स कुड बी यूज बाय कंपनी कमांडर्स, ये नहीं था। इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो कंपनी कमांडर्स नहीं यूज करेंगे, वो अपना एक सब्सिडरी ही जो है यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, चलते हैं 483 की तरफ। द मेन कॉज ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन नवाब सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको याद होगा कि जो पूरा का पूरा जो इशू था उस समय का वो ये था कि नवाब सिराजुद्दौला को लग रहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने ट्रेड पासेस का मिसयूज़ कर रहे हैं। इसी के लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स पे, आपने याद होगा कि ब्रिटिशर्स को उन्होंने वहाँ पे इसीलिए उन्होंने वो ट्रेड पासेस देने से मना कर दिया, या फिर ब्रिटिशर्स के जो भी उनको उन पीछे से बेनिफिट्स मिलते आ रहे थे वो कर्टेल करना शुरू किया। आपको याद होगा यहीं पे एक ब्लैक होल का भी सिनेरियो हुआ था, एक इंसिडेंट भी हुआ था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ब्रिटिश मिसयूज द दस्तक, दैट इज फ्री ड्यूटी पासेस, जो कि सिराजुद्दौला के टाइम से चलते आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये आप मिसयूज़ कर रहे हो, इसलिए हम अब आपके साथ, या फिर हमारा आपका एक कन्फ्लिक्ट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज ब्लैक होल उसके बाद हुआ था, पहले फ्री ड्यूटी पासेस वाला सिनेरियो आया था, याद रखिएगा। चलते हैं। द ट्रीटी ऑफ लाहौर वॉज कंक्लूडेड बिटवीन सिख एंड इंग्लिश कंपनी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड एलन बोरो। लॉर्ड एलन बोरो जो है इस ट्रीटी से 2 साल पहले ही हटाए जा चुके थे। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी जो है उन्होंने एनेक्सेशन से पंजाब जो है वो ब्रिटिश डोमिनियन में मर्ज किया। ये बात बिल्कुल सही है। फर्स्ट जो है वो रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है। तो बात आ जाती है जो गवर्नर जनरल सर हेनरी हार्डिंग थे, उनके साथ ये ट्रीटी साइन की गई थी। तो जो पूरा पंजाब है वो 29 मार्च 1849 को एनेक्स किया गया। रानी जिंद कौर को इम्प्रिजन किया गया। 11 साल के उस समय महाराजा दलीप सिंह थे, उनको लंदन भेज दिया गया, उनको पेंशन पे रिटायर कर दिया गया। और मेजर सक्सेस जो है अंडर लॉर्ड डलहौजी थी। ये इनफैक्ट ना तो उन्होंने, ना सिर्फ उन्होंने सबड्यू किया रिबेलियंस को इस रीजन में, साथ ही साथ उन्होंने टेरिटरी भी एनेक्स की ब्रिटिश इंडिया की। चलते हैं 485 की तरफ। विद रेफरेंस टू द ट्रीटीज मेड बाय इंग्लिश विद नेटिव रूल्स ऑफ इंडिया इन 18th सेंचुरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ट्रीटीज को लेके। ठीक है, नेटिव रूल्स ऑफ इंडिया 18वीं सेंचुरी का ये जो ट्रीटीज है इसमें से कौन सी करेक्टली मैच नहीं है, आपको ये बताना है। ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद सुजाउद्दौला, ट्रीटी ऑफ पुरंदर मराठास, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर अनवरुद्दीन, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान। देखिए इलाहाबाद सुजाउद्दौला थे, बात बिल्कुल सही है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर में मराठास थे, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में टीपू सुल्तान थे, और श्रीरंगपट्टनम में भी टीपू सुल्तान थे। देखो मैंगलोर जो है वो टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के साथ 11 मार्च 1784 को साइन की गई। अब यहाँ पे मैंगलोर में साइन की गई और इससे सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो उसका एंड हुआ। श्रीरंगपट्टनम से थर्ड मैसूर वॉर का एंड हुआ, ये साइन की गई थी लोदार, इसमें लोदार में साइन हुई। यहाँ पे चार्ल्स कॉर्नवालिस थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की तरफ से, और साथ साथ निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे, और मराठा एम्पायर और टीपू सुल्तान मिलके थे। तो इन लोगों ने साइन किया। अगर हम पुरंदर की बात करें तो बैटल ऑफ पुरंदर आपने देखा, जो पुरंदर फोर्ट का सीज हुआ, वहाँ पे जयसिंह जो कि मुगल एम्पायर के कमांडर थे और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में साइन हुआ। ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद जो है वो शाह आलम II, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव एंड देन सुजाउद्दौला ने
मिलके साइन की थी। ठीक है, तो ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है। चलते हैं, व्हाट वाज द रीजन ऑफ ग्राउंड फॉर ब्रिटिश एम्पायर टू एनेक्स संबलपुर इन 1850? क्या रीजन था संबलपुर को एनेक्स करने का? सबसे पहली बात, लैक ऑफ प्रॉपर गवर्नेंस, वो कभी ब्रिटिशर्स का कंसर्न नहीं रहा। डेथ ऑफ इट्स रूलर विदाउट हायर, देन सब्सिडी अलायंस, इट्स इन्वॉल्वमेंट इन कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो यहाँ पे भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगा के 1850 के आसपास इसको एनेक्स कर लिया गया। ठीक है, देखिए ब्रिटिशर्स काफ़ी लंबे समय से परसुएड कर रहे थे कि जो संबलपुर है वो ब्रिटिशर्स का पार्ट बन जाए। इसके लिए वेलेंसी का जो परसुएशन था वो फेल हुआ और जो संबलपुर का हैंडओवर था वो नहीं हो पाया। इसके लिए उन्होंने राक्तुईजी भोंसले जो कि एक मराठा रूलर थे उनको थ्रेटन भी किया था। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हुए। मराठा अथॉरिटी जो है नागपुर में, उन्होंने फिर फाइनली ये सोचा कि यार इस तरह से जो वॉर का कोई किसी को बेनिफिट नहीं होना। इनफैक्ट लॉर्ड वेल्सली का यहाँ से डिपार्चर हो गया। फिर गवर्नर जनरल बार्लो आए जो कि एक पैसिफिस्ट थे, उन्होंने संबलपुर को रिस्टोर किया, मराठास को दे दिया। अब संबलपुर को रीइंट्रोड्यूस किया गया मराठा को 1806 में और 1817 तक उनके पास रहा। अब 1817 में फाइनली क्या होता है उसके बाद, आप देखेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो जाता है वहाँ पे, एंड इट वाज री एनेक्स्ड इन 1849। ठीक है, तो ये जो एक लंबी वॉर थी इसके लिए चलती रही। तो एक बार वो ब्रिटिश एम्पायर के पास आया, फिर वापस चला गया, फिर से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू ब्रिटिश एम्पायर के पास आ गया। अब डुअल गवर्नमेंट रिकमेंड की थी किसने? लॉर्ड क्लाइव ने। आपको बताना इसमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई थी। क्रिमिनल जस्टिस वुड बी लेफ्ट टू नवाबी। ठीक है, while civil fiscal matters would be controlled by the company will look after fiscal matters and the rest of the work would be done by the Indian rulers will deal with the matter of administration under supervision of company. Indian rulers will only be the titular head and the power shall be directly dealt by the company. याद रखिएगा, दो तरह से यहाँ पे मैटर्स को डिवाइड किया गया। यहाँ पे आपने देखा नवाबी और साथ ही साथ दीवान, दोनों मैटर्स को यहाँ पे डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस जो है नवाबी ऑफिशियल्स के पास है, सिविल और फिजिकल मैटर्स जो है वो कंपनी को दे दिए गए। कंपनी का एम बस ये था कि अपना रेवेन्यू बढ़ाना, उनको क्रिमिनल मैटर से कोई लेना देना नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि हमें बस और सब यहाँ पे अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, तो हम सिविल मैटर्स रख लेते हैं, आप जो है बाकी के मैटर्स रख लीजिए। ठीक है, दीवानी में क्या था? राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, और अल्टीमेटली इससे ब्रिटिशर्स के जो रेवेन्यूज हैं वो मल्टीफोल्ड्स बढ़े। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। अली मर्दान खान इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल। महाराजा रणजीत सिंह सेट अप मॉडर्न फाउंड्रीज मैन्युफैक्चर कैनन्स इन लाहौर। सवाई जयसिंह अंबर हैड Euclid's element of geometry translated into Sanskrit. Sultan of Tipu gave money for the construction of idol goddess Sharda in Sringeri temple. कौन सा सही नहीं है? देखो इसमें ए सही नहीं है। ए में रेवेन्यू फार्मिंग कौन लाया था? बंगाल में फारूक सियार लाए थे। ठीक है, इसमें रेवेन्यू फार्मर को 9/10 लगभग टोटल पार्ट के 9/10 जो है वो फार्मर को देना पड़ता था। गवर्नमेंट को 9/10 ऑफ द होल कलेक्शन देना पड़ता था और बाकी 1/10 वो लोग रखते थे। तो ये था रेवेन्यू फार्मिंग का मेथड। ये बंगाल में अली मर्दान खान नहीं लाए थे, ये लाए थे फारूक सियार। हाउ डिड मुगल एम्परर जहांदार शाह रेन कम टू एन अर्ली एंड? ठीक है, ही वॉज डिपोज्ड बाय हिज वजीर, ही डाइड ड्यू टू स्लिप वाइल क्लाइंबिंग डाउन स्टेप्स। नेफ्यू से बैटल में हार गए थे और सिकनेस से मर गए थे। तो अल्टीमेटली देखिए यहाँ पे इनका डिफीट हुआ था अपने ही नेफ्यू द्वारा। तो बहुत ही वीक किंग माने जाते थे। 1712 1713 एक साल रहे, बहुत वीक थे, डिजेनरेटिव प्रिंस थे। जुल्फिकार खान ने इनको बेसिकली एग्जीक्यूशन किया और एम्पायर को उन्होंने ले लिया। तो जुल्फिकार को लगा कि भैया आपको फ्रेंडली रिलेशंस रखने पड़ेंगे मराठास के साथ, राजपूत के साथ, अगर आपको यहाँ पे अपने एम्पायर को बचा के रखना है। ठीक है, तो साथ ही साथ जो पॉलिसीज थी औरंगजेब की उसको भी रिवर्स किया गया। जजिया जो है अबॉलिश किया गया। ठीक है, जो सिख की तरफ ही ये पॉलिसी ऑफ सेपरेशन जो है वो चली। बाकी गोल जो है वो रिकन्सिलेशन के थे और मुगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को ठीक करने के थे। तो कह सकते हैं जहांदार शाह का जो किंगडम है वो उन्हीं के नेफ्यू जुल्फिकार खान ने उनसे छीन लिया। कंसिडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स अंडर द ब्रिटिश रूल। अब आपने देखा ये सारी प्रिंसली स्टेट्स में कॉमन क्या है? ये सब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से आई थी, सारी लैप्स से आई थी, चाहे वो झांसी हो, संबलपुर को हम देख चुके हैं, और सतारा भी लैप्स से ही आई थी। अब आपको बताना है इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, कौन सी पहले आई, कौन सी उसके बाद और फिर उसके बाद। ठीक है, कैसे कैसे? तो थर्ड पहले आई सतारा, फिर संबलपुर आया, फिर झांसी लास्ट में आया। तो लगभग आप देखेंगे सतारा 1848 में आया, संबलपुर 1849 में आया, और झांसी जब रानी झांसी लड़ी उसके बाद 1853 में ब्रिटिशर्स के हाथ में पहुंचा। तो यही था, हमें पढ़ना था मिडिवल इंडिया और ब्रिटिश एम्पायर के बारे में। आगे और क्वेश्चंस करेंगे और ऐसे कुछ और हम देखेंगे, मिडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया की तरफ। आपको क्या करना है? सीरीज़ को देखते रहना है, पीडीएफ को डाउनलोड करना है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।
आपकी प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन है वो बहुत टाइम बाउंड मैनर में यहाँ पे हो सकती है। आपको क्या करना है उसके लिए टारगेट प्रीलिम्स 2022 को जॉइन करना है। जैसा कि आपने देखा है हमने फाउंडेशन के साथ क्लब किया हुआ है। अगर आपने पीछे कहीं फाउंडेशन कहीं और किया था और वो बहुत सैटिस्फाइंग नहीं था तो इसको आप जॉइन कीजिए। यहाँ पे फाउंडेशन और प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्स आपको दोनों साथ में मिलेंगे। जब हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्स की बात कर रहे हैं, टारगेट प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लाइव डाउट सेशंस, साथ ही साथ पीडीएफ्स, बहुत ही होलिस्टिक मैनर में हम यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में आपके लिए ये सारी चीजें लेके आए हैं। आपको क्या करना है, इस कोर्स को ज्वाइन करना है। आपको ऑनलाइन studiiq.com पे जाना है या ऐप के थ्रू आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने के बाद एक कोर्स जो है वो लाइव हो जाएगा आपके प्लेटफॉर्म पे। आप क्लासेस को जितनी भी बार देख सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बहुत बेटर कर सकते हैं। अगर आप वाकई में मेंस 2022 लिखना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। तो जरूर ज्वाइन कीजिए इस कोर्स को। इस माध्यम से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ मिलते हैं कोर्स में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।